दिवास्वप्न गिजुभाई बधेका द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखी। शिक्षा जगत में इस पुस्तक ने तहलका मचा दिया। इसका हिंदी अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने किया। आज इस पुस्तक द्वारा विद्यार्थी को किस तरह वास्तविक स्थिति में शिक्षा दे सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। मैं प्रतिदिन लड़कों के सामने नई नई कविताएं गाने लगा और देखने लगा कि उन्हें कौन सी ज्यादा पसंद आती हैं। ऐसा करते करते मेरे 5-15 गोत तो लड़कों को यूं ही याद हो गए। हाँ, 2-4 लड़के ऐसे जरूर थे जिन्हें संगीत से प्रेम ही न था। वे संगीत के समय में पढ़ते लिखते रहते थे और मैं भी उनकी विशेष चिंता नहीं करता था। इन्हीं दिनों मैंने मन ही मन रासक्रीड़ा का एक कार्यक्रम बना लिया था और मैं उसे आरंभ करने का संकल्प भी कर चुका था। इस समय मेरी कक्षा में लगभग इस प्रकार का काम चल रहा था: वार्ता कथन, पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, खेल, श्रुतलेखन, कविता श्रवण, स्वच्छता और प्रार्थना। एक दिन हमारी पाठशाला में एक परमहंस साधु आए। साथ में प्रधानाध्यापक भी थे। प्रधानाध्यापक ने उनका परिचय देते हुए मुझसे कहा, ये महाराज एक अच्छे धर्मोपदेशक हैं। विद्यार्थियों से इन्हें बड़ा प्रेम है। हर एक राज्य की पाठशालाओं में छात्रों को उपदेश करने की सुविधाएं इन्हें प्राप्त हैं। आज ये साहब की चिट्ठी लेकर अपनी पाठशाला के छात्रों को उपदेश करने आए हैं। मैंने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया, कुर्सी दी और कहा, तो भगवान आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। मेरे लड़के तो महाराज के मुड़े हुए सिर और मुंह की ओर ही देख रहे थे। उनका दुबला पतला शरीर, कांतिपूर्ण मुखमुद्रा और हाथ का कमंडल लड़कों के लिए एक कुतूहल की वस्तु बन गई थी। मैंने विद्यार्थियों से कहा, देखो बच्चों, स्वामी जी उपदेश करेंगे, तुम सब ध्यान देकर सुनो। लड़के अब तो मेरी आज्ञा समझने लगे थे। वे शांति से बैठ गए। स्वामी जी उपदेश करने लगे, विद्यार्थियों, इस जगत में ईश्वर हो सबसे बड़ा है। यह दुनिया उसी ने पैदा की है। उसी के कारण यह जगत है और वही हमारा आदि कारण है। इस तरह ईश्वर की महिमा कही जाने लगी। मैं चुप बैठा था। मेरे विद्यार्थी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अशांति फैल रही थी। कोई आलस्य मरोड़ने लगा, कोई पट्टी पर कंकर से रेखाएं खींचने और बिंदु बनाने लगा, कोई किताबें उलटने पलटने लगा, किसी की आंखें कुछ कुछ लाल होने लगीं, कोई एक अंगुली दिखाकर बाहर गया। एक गया, उसके पीछे दूसरा भी गया। 1-2 छात्र आपस में बातें करने जा रहे थे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वे चुप हो गए। स्वामी जी से मैंने विनयपूर्वक कहा, महाराज कोई सरल सी बात कहिए जिसे ये छात्र समझ सकें। वैसे स्वामी जी बड़े सरल स्वभाव के थे। तत्काल उन्होंने हिंदू धर्म की, उसके ग्रंथों की और ग्रंथों के विषय की चर्चा शुरू की, लेकिन छात्रों को उसमें भी मजा न आया। मैं मन ही मन विचार कर रहा था, क्या धर्मोपदेश इसी तरह किया जाता है? क्या धर्म का तत्व जो अति गूढ़ है और जिसे जानने के लिए सारा जीवन खपा देना पड़ता है, इसी तरह समझाया जा सकता है? क्या यही धर्म की शिक्षा और धार्मिक ज्ञान है? क्या धर्म का यह ज्ञान छूछा और निरुपयोगी नहीं होता? मैं यह विचार कर ही रहा था कि इतने में स्वामी जी ने कुछ श्लोक पढ़ने शुरू किए। विद्यार्थी मन मारे उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे और इसीलिए अधिकतर केवल मनोविनोद की दृष्टि से हुंकारे दे रहे थे। सचमुच स्वामी जी बड़े गंभीर भाव से बातें कह रहे थे। उनके विचार में उनका यह कार्य आवश्यक और पवित्र था। वे अपने कर्तव्य का ठीक ही पालन कर रहे थे, लेकिन लड़कों के लिए तो यह सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। अब स्वामी जी ने श्लोकों का अर्थ समझाना शुरू किया। लड़कों को वह भी सुनना पड़ा। फिर उन्होंने उस अर्थ को तख्ते पर लिखा और लड़कों से कहा कि वे उसकी नकल कर लें। इसके बाद स्वामी जी ने कहा, इन श्लोकों को तुम प्रतिदिन प्रातः उठकर पढ़ा करो, सांझ को सोते समय भी इन्हें पढ़ो।
इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, तेज की वृद्धि होगी। मेरी कक्षा के 10-10, 12-12 वर्ष के वे लड़के, उन्हें क्या पड़ी थी धर्म की और श्लोक की, लेकिन उन्होंने श्लोक लिखे और उनके अर्थ भी लिखे। मेरे विचारों की श्रृंखला टूटी नहीं थी। क्या धार्मिक शिक्षा के लिए दूसरी कोई जगह नहीं रही कि अब वह पाठशालाओं में दो जा रही है। पहले तो देवालयों में प्रवचन हुआ करते थे और घरों में माता पिता तदनुसार अपना व्यवहार रखते थे। घर के ये आचार विचार लड़कों के लिए धार्मिक शिक्षा का काम देते थे। लेकिन अब या तो लोगों को धार्मिक प्रवचन सुनने की फुसरत नहीं है, या बड़े बूढ़े उन्हें सुन सुनकर अब इतने तृप्त हो गए हैं, या और ही कुछ हुआ है कि जिससे अब यह काम पाठशाला का अंग बन रहा है। मैं ये विचार कर ही रहा था कि इतने में घंटी बज गई और मैं सोचता विचारता घर को चला। थके हुए लड़के स्वामी जी को प्रणाम करके अपने घर गए। रह गया मैं और स्वामी जी। मैंने कहा, महाराज, आज की भिक्षा मेरे घर हो ग्रहण कीजिए न। हम जीनने बैठे, बातों ही बातों में धार्मिक शिक्षा की चर्चा छिड़ गई। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, आजकल धर्म जैसी वस्तु का लोप होता जा रहा है, इसलिए आरंभ से ही धार्मिक शिक्षा द्वारा हमें नई पीढ़ी को आस्तिक बनाना होगा। मैंने कहा, किंतु स्वामी जी, इन छात्रों के सुकुमार मस्तिष्क ईश्वर, आत्मा और धर्म जैसे कठिन विषयों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? आज भाषण करते समय आपने अनुभव किया होगा कि उसमें उन्हें जरा भी रस न था और केवल सभ्यता के विचार से ही वे चुप बैठे हुए थे। स्वामी जी बोले, भाई, बात तो ठीक है। लड़कों को तो खेलना कूदना ही अधिक प्रिय होता है, कथा खानी से भी उन्हें प्रेम होता है, लेकिन धर्म की चर्चा उन्हें पसंद हो या न हो, उनके सामने करनी तो अवश्य चाहिए और कुछ धार्मिक श्लोक उन्हें कंठस्थ भी करा देने चाहिए। किंतु स्वामी जी, धर्म केवल जीभ पर ही नहीं रहता। धर्म तो एक जागृति है जिसका अंतस्तल में जागना ही उचित है। यह भावना तभी जागती है जब मनुष्य को इसकी भूख लगती है। इसका भी अपना समय होता है। स्वामी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह सब छात्रों पर असमय का बोझ लादने के समान है? स्वामी जी जरा सोच में पड़ गए। मैंने फिर कहा, महाराज, धर्म एक सत्य वस्तु है। वह मनुष्य के जीवन के लिए नौका के समान है। मनुष्य का जीवन लक्ष्य संसार सागर से पार होना है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि यह सब बहुत कठिन है, साधारण बुद्धि की पहुंच से परे है और इसके लिए बहुत अधिक पूर्व उद्योग आवश्यक है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, यह बात ठीक है। लेकिन मैंने जरा बीच ही में कहा, धर्म कोई गाजर मूली नहीं, न वह बाजारू वस्तु ही है। पुस्तक में छपी हुई बातें ही धर्म नहीं हैं। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ऐसी महत्व की बात को तो अधिक से अधिक गूढ़ और गुप्त रखना चाहिए और कठोर परिश्रम के बाद ही वह साधक को प्राप्त होनी चाहिए? स्वामी जी, हाँ, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और धर्म को समझने के लिए शरीर को कष्ट में डालना पड़ता था। मैंने कहा, लेकिन आज तो हम घर घर और मदरसे से उपदेश करके लोगों में धर्म का प्रसाद बांटने निकल पड़े हैं। स्वामी जी, भाई, यह कलयुग है न। आजकल गुरु के पास शिष्य भाव से जाने वाले हैं ही कितने। मैंने कहा, नहीं हैं तो घरे रहें। धर्म को यूं बेचने या भेंट धरने से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। स्वामी जी, तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए? मैंने कहा, मेरी समझ में तो छोटे बच्चों को धर्मोपदेश न करना ही अच्छा है। उन्हें तो इस समय स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त मन, निर्मल बुद्धि और कभी न थकने वाली क्रियाशक्ति की आवश्यकता है और आवश्यकता है उन्हें हर तरह बलवान बनाने की। स्वामी जी ने कहा, सच है, जो बलवान होंगे उन्हीं में आत्मबल भी रहेगा। मैंने कहा, मेरा तो अटल विश्वास है कि समय आने पर मनुष्य में यौवन और बुढ़ापे की तरह धर्म जिज्ञासा का भी स्वयं विकास हो जाता है। असमय के गृहस्थाश्रम की भांति असमय का यह धर्म परिचय भी मुझे असामयिक ही मालूम पड़ता है।
बचपन ही से धर्म को प्रतिदिन की चर्चा का और श्लोक पाठ का विषय बना डालने से तो उल्टे उसके विषय की सच्ची जिज्ञासा ही मंद पड़ जाती है। धार्मिक क्रियाओं का भी अपना महत्व है, पर यह आवश्यक नहीं कि उन्हें इतना महत्व दे दिया जाए कि उनके कारण मनुष्य का विकास ही रुक जाए और मनुष्य जड़वत बन जाए। स्वामी जी, आप सच कहते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही विश्वास है। इतने दिनों के अनुभव के बाद मैं यह तो महसूस कर ही रहा था कि इस प्रतिदिन के पिष्टपेषण से थोड़े ही समय में विद्यार्थी ऐसे विषयों से उगता जाएंगे। मैं अब यह भी मानने लगा हूं कि हमें किसी दूसरे ढंग से उन्हें धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा स्वामी जी। मैं तो यह कहता हूं कि हम धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। माता पिता भी प्रयत्न करें और शिक्षक भी प्रयत्न करें। पाठ्य पुस्तक में दूसरी कथाओं के साथ धार्मिक पुरुषों और प्रसंगों की कथाएं भी दी जा सकती हैं। समय आने पर बालकों को दूसरी कथाओं की तरह पुराण और उपनिषद की कथाएं भी कही जा सकती हैं। जिस प्रकार हम ऐतिहासिक पुरुषों की कहानियां कहते हैं, उसी प्रकार बालकों को धर्मात्मा पुरुषों की कथाएं भी सुना सकते हैं। बालकों के लिए शुरू के वर्षों में इतनी तैयारी पर्याप्त है। कर्मकांड और श्लोक पाठ, धर्म शिक्षण और धार्मिक पुस्तकों के अभ्यास को हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, ऐसी दशा में आप मुझे क्या काम दीजिएगा? मैंने कहा, बालकों की शिक्षा का। आप भी मेरी तरह उन्हें पढ़ाने बैठिए। स्वामी जी ने कहा, स्वामी बनकर अब मैं शिक्षक का काम करूं? मैं बोला, यही तो आपका काम है महाराज। आप लोग बालकों की शिक्षा का काम संभाल लें तो अच्छे शिक्षकों का अभाव दूर हो जाए और इस दिशा में सच्चा काम होने लगे। स्वामी जी ने हंसते हंसते हाथ मुंह धोया। उस दिन से स्वामी जी का और मेरा परिचय खूब बढ़ गया है। आजकल वे मुझसे नवीन शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं और मैं उनकी मदद से धर्म ग्रंथों का अभ्यास करता हूँ। समय सरपट बीता जा रहा था और वर्ष के अंत तक मेरा पाठ्यक्रम तो असाधारण सफलता के साथ पूरा होना ही चाहिए था। इसी में तो मेरे प्रयोगों की विशेषता थी। मैंने सोचा, अब इन्हें इतिहास पढ़ाना शुरू करूं। मैंने इतिहास की पाठ्य पुस्तकें देखी, पर उनसे मुझे संतोष न हुआ। एक में घटनाओं का गलत उल्लेख था, दूसरी में दृष्टिकोण पुराना था, तीसरी निरे व्यवसाय की दृष्टि से लिखी गई थी, चौथी की शैली दोषपूर्ण थी और जो सबसे अधिक प्रशंसित पुस्तकें थीं, वे छोटे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बेकार थीं। मैंने सोचा, इन पाठ्य पुस्तकों से तो काम नहीं चलेगा, तो क्या करूं? कहानियों द्वारा इन्हें इतिहास पढ़ाऊं तो कैसा हो? छात्रों को कहानी सुनने का शौक था ही, लेकिन अब तक मैंने उन्हें दूसरे ही प्रकार की कहानियां कही थीं, आधी सच्ची और आधी काल्पनिक, गप्पों की और परिस्तान की। इतिहास की कहानियों में ऐसी तो कोई बात आती नहीं थी। फिर भी मैंने एक कहानी शुरू की। रूखी सूखी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर मैं कहानी कहने लगा, पर कुछ ही देर में लड़के घबरा उठे। बोले, भाई जी, यह तो कहानी नहीं है। जी, ऐसी कहानी हम नहीं सुनेंगे। जी, कल सुनाई थी, वैसी सुनाइए। चलिए न साहब, खेलने चलें। जी, हम तो गीत गाएंगे। मैंने सोचा, अब की तो मैं पूरा असफल रहा। छात्रों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और धीरे से मेरा हाथ खींचकर वे मुझे खुले मैदान की तरफ ले गए। मैं रात घर आया और सोचने लगा, इन्हें संपूर्ण ऐतिहासिक सत्य कहने से तो काम नहीं चलेगा। ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष देखकर लिखता भी कौन है? शायद कहानी के रूप में ही इतिहास दिलचस्प बने तो बने, और कहानी में कहानीपन तो अवश्य होना चाहिए। इसलिए मूल घटना के आसपास शक्यसी कल्पित घटनाओं को सजाकर इतिहास पढ़ाऊंगा तो ठीक होगा। दूसरे दिन मैंने एक कहानी शुरू की। एक बड़ा सा जंगल था। भीलों की वहां बस्ती थी। अजब उनका डीडौल था। तीरंदाज वे ऐसे थे कि उड़ते पक्षी को मार गिराते। उस जंगल में एक झोंपड़ी थी,
विद्यार्थी तत्काल कहानी के जादू में फंस गए और उसे पी जाने लगे। मैंने कहानी तो वीर वनराज की शुरू की थी, लेकिन घटनाओं के आसपास रंग चोखा चढ़ा दिया था। उन दिन कहानी अधूरी रही। दूसरे दिन छात्रों ने दूसरा काम होने ही न दिया। बस वनराज 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 सुनाइए। वे सब पुकार उठे। मैंने वनराज की कहानी पूरी की। फिर जरा डरते डरते उनसे पूछा, जिन्हें यह कहानी दोबारा सुननी हो वे खड़े हो जाएं। एक दो नहीं बल्कि सबके सब खड़े हो गए। दूसरे दिन भी वही कहानी चली। यही क्रम तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन भी रहा। छात्रों में से कोई खेलने और गाने का नाम ही न लेता था। मैं भी देख रहा था कि उनका यह आग्रह कब तक टिकता है। एक दिन किसी ने बड़े साहब के कान भर दिए, जी, इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्णय तो समय आने पर ही हो सकेगा, और तब आप हताश होकर शिक्षक से कहिएगा कि अरे कुछ भी न हुआ। लेकिन तब तक इन लड़कों का एक साल नाहक ही बिगड़ जाएगा। अवश्य ही मुझे इसका जरा भो आश्चर्य न था। जिन्होंने मेरी शिकायत की थी उन्हें मैं जानता था। मेरे छात्रों को प्रतिदिन कहानियां सुनने को मिलती थीं और वे मुझसे खुश रहते थे। दूसरे शिक्षकों के छात्र कक्षा में अपना असंतोष प्रकट करते थे। वे कहानी सुनना चाहते, पढ़ने में ध्यान न रखते और ऊधम मचाते। यही कारण था कि दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़े रहते थे। मैं कहता, भाई आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने प्रयोग करता हूँ। मेरे दिल में हिम्मत है। मुझे भी चिंता तो है कि लड़कों का नुकसान न हो और इसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अपनी रोती है और आपका अपना तरीका है। आप लोग चाहें तो मैं अपनी कक्षा को यहाँ से दूर हटा सकता हूँ। एक दिन हमारे साहब मेरी कक्षा देखने आए। वैसे तो वे भले आदमी थे, लेकिन कार्यक्रम में सारा समय कहानी का ही देखकर वे भी झुंझला उठे। मुझसे कहने लगे, भई ये लोग इस तरह इतिहास कन से सीखेंगे? जब तक कहानी कहोगे तभी तक ठीक है, बाद में तो इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल दगे। इस तरह ये पढ़ेंगे क्या और गुनेंगे क्या? मुझे भी उनकी यह बात कुछ जंची। मैंने सोचा, आखिर कहानी की मुख्य वस्तु तो छात्रों को याद रहनी ही चाहिए, नहीं तो इतिहास की परीक्षा में वे असफल रहेंगे। मेरे सिर परीक्षा का बंधन तो था ही। दूसरे दिन मैंने एक प्रयोग किया। कक्षा में वनराज की कहानी तीसरी बार चल रही थी। मैं उसे थोड़े हेरफेर के साथ कहने लगा। तत्काल लड़कों ने मुझे पकड़ा और बोले, जी आप यह क्या कहते हैं? पहले तो आपने 1000 घोड़े बताए थे, अब 50 ही क्यों कह रहे हैं? और पहले तो झोंपड़ी नदी के किनारे थी। मैंने मन में कहा, इन लोगों ने कहानी को समझा और हजम तो किया है। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने सोचा, अब ये भूलेंगे तो नहीं। लेकिन मेरी नमक मिर्च लगाई हुई कहानी इतिहास के परीक्षक के लिए किस काम की? मैंने सोचा, मुझे इन कहानियों को परीक्षक की दूरबीन में लाना चाहिए। अपनी कही हुई सब कहानियां मैंने लिख डाली और विद्यार्थियों से उन्हें पढ़ जाने को कहा। कहानियों के संक्षेप करने योग्य भाग मैंने संक्षेप कर डाले। कहीं कहीं स्थान और काल का भी सही निर्देश कर दिया है। कहानी की कथन शैली और लेखन शैली में स्वाभाविक भेद होता है। इन भेद को मैंने समझा और उसी ढंग से कहानियां लिखीं। विद्यार्थियों को मेरी ये कहानियां पढ़ने में बड़ा मजा आया। वे एकाधिक बार उन्हें पढ़ते देखे गए। अभी तक मुझे हिम्मत न होती थी कि इस संबंध के प्रश्न पूछने पर विद्यार्थी मुझे सहो उत्तर देंगे। एक दिन मैंने एक कहानी को सूत्र रूप में लिखा। एक एक वाक्य में एक एक घटना पिरो दी और कहानी को वह रूपरेखा छात्रों को पढ़ने को दी। विद्यार्थी उसे पढ़ गए। पढ़ते पढ़ते उन्हें अपनी सुनी हुई कहानी का स्मरण होने लगा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके कहानी की घटनाएं प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों से पूछनी शुरू की। मेरे अचंभे का पार न रहा।
मेरे सवालों का जवाब वे तड़ातड़ देने लगे। मुझे विश्वास हो गया कि अब वे न केवल परीक्षा में पास होंगे, बल्कि परीक्षा के बाद भी उन्हें इतिहास याद रहेगा। कुछ दिन बाद मैंने प्रयोग की दृष्टि से अधिकारी महोदय को अपनी कक्षा में बुलाया और उनसे इतिहास में छात्रों की परीक्षा लेने की प्रार्थना की। परीक्षा के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, दूसरी कक्षाओं में भी इसी रीति से इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे उनके इन शब्दों से बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। 4 महीने बीत चुके थे। फिर भी जो सफलता मुझे मिली थी, उससे मेरा उत्साह बराबर बढ़ रहा था। तीसरा खंड 6 महीनों के अंत में। प्रति वर्ष की प्रथा के अनुसार इस वर्ष भी हमारी पाठशाला ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। डायरेक्टर महोदय पधारने वाले थे। वे जब भी आते, पाठशाला में अवश्य पधारते। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता और छात्रगण उसमें संवाद करते, कविताएं गाते, क्वायत करते और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को इनाम देते। दूसरे छात्रों को भी कुछ न कुछ दिया जाता था और उस दिन सारी पाठशाला में मिठाई बंटती थी। सब कक्षाओं के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हमारे प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों को चुन रहे थे जो उनकी राय में अच्छे गाने वाले, अच्छे बोलने वाले और अच्छी तहजीब वाले थे। मेरे नाम भी इसी आशय की एक सूचना आई थी, लेकिन मेरी कक्षा के लड़के चुनाव में उपस्थित न थे। प्रधानाध्यापक जी ने मुझसे इसका कारण पूछा और मैंने जवाब में कहा, जी, मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग नहीं ले सकेंगे। क्यों? यह सब तो सिर्फ डायरेक्टर महोदय को खुश करने और उनसे प्रशंसा पाने के लिए ही किया जा रहा है न? हाँ, यही तो हमारी पुरानी प्रथा है और हमारे अधिकारी महोदय की यही इच्छा है। जी हाँ, होगी, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। मेरी कक्षा के लड़के भी नहीं आएंगे, तो मुझे साहब को इसकी सूचना करनी होगी। आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते और मेरे काम में बाधा डालते हैं। जी, आप अवश्य ही उन्हें लिखिए। मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूंगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। उसी जोश और घबराहट में प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। जलसे के लिए पाठशाला के दूसरे लड़कों का चुनाव हुआ। श्याम सुंदर और भीमाशंकर संस्कृत श्लोक बोलने के लिए देवास्य और खेमचंद कविता गाने के लिए, चंपक और रमनीक नेमीचंद और सर्जनलाल संवादों के लिए और बांका के ऊंचे पूरे, मोटे, ताजे और दिखनौटे 5-15 छात्र क्वायत के लिए चुने गए। मैं मन ही मन कांप उठा। मैंने कहा, शाबाश है प्रधानाध्यापक को और शाबाश है इस शाला को और शिक्षा की वर्तमान रीति नीति को। इनमें से हर एक छात्र ऐसा चुना गया है जिसे अपने विषय से कोई सरोकार नहीं। श्याम सुंदर और भीमाशंकर के कंठ कुछ सुरीले हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, घर में संस्कृत का वातावरण है, बस इसलिए वे पसंद किए गए हैं। लेकिन उन बेचारों, यह सब तो सिर्फ डायरेक्टर महोदय को खुश करने और उनसे प्रशंसा पाने के लिए ही किया जा रहा है न? हाँ, यही तो हमारी पुरानी प्रथा है और हमारे अधिकारी महोदय की यही इच्छा है। जी हाँ, होगी, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। मेरी कक्षा के लड़के भी नहीं आएंगे, तो मुझे साहब को इसकी सूचना करनी होगी। आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते और मेरे काम में बाधा डालते हैं। जी, आप अवश्य ही उन्हें लिखिए। मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूंगा। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। उसी जोश और घबराहट में प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। जलसे के लिए पाठशाला के दूसरे लड़कों का चुनाव हुआ। श्याम सुंदर और भीमाशंकर संस्कृत श्लोक बोलने के लिए देवास्य और खेमचंद कविता गाने के लिए, चंपक और रमनीक नेमीचंद और सर्जनलाल संवादों के लिए और बांका के ऊंचे पूरे, मोटे, ताजे और दिखनौटे 5-15 छात्र क्वायत के लिए चुने गए। मैं मन ही मन कांप उठा।
मैंने कहा, शाबाश है प्रधानाध्यापक को और शाबाश है इस शाला को और शिक्षा की वर्तमान रीति नीति को। इनमें से हर एक छात्र ऐसा चुना गया है जिसे अपने विषय से कोई सरोकार नहीं। श्याम सुंदर और भीमाशंकर के कंठ कुछ सुरीले हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, घर में संस्कृत का वातावरण है, बस इसलिए वे पसंद किए गए हैं। लेकिन उन बेचारों को लाख पचने पर भी कुछ याद ही नहीं रहता। श्लोक रटरट कर उनका दम निकल जाएगा। पर इस परिस्थिति में और हो ही क्या सकता है। मैं मन ही मन दुखी होता हुआ घर गया। खाना खा ही रहा था कि इतने में बड़े साहब की चिट्ठी मिली, कार्यालय में आकर मुझसे मिलिए, थोड़ा काम है। मैं जानता था कि काम क्या है। भगवान का नाम लेकर मैं साहब के कार्यालय में पहुंचा। मैंने देखा कि उनके मुंह पर गुस्सा था। मारे गुस्से के चेहरा तमतमाया हुआ था, भौहें चढ़ी हुई थीं। निर्मूछे होंठ कुछ कुछ हिल रहे थे। बड़े ही नाराज दिखाई पड़ते थे। मुझे देखकर कहा, बैठो, और फिर बोले, तुम्हारी कक्षा के लड़के जलसे के कार्यक्रम में क्यों नहीं भाग लेंगे? उनमें कुछ लड़के तो सुंदर और होशियार हैं। मैं मन में शांत था, किंतु दिमाग मेरा भी गर्म था। मैंने जवाब में कहा, तो क्या सुंदर और होशियार लड़के दूसरों का मनोरंजन करने के लिए हैं? दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठ शाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त करने को हैं? मेरा यह तेज जवाब सुनकर साहब कुछ शांत हुए और बोले, भाई, हमारे लिए जलसा कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से यह रिवाज चला आया है। जब डायरेक्टर आते हैं तब ऐसा होता ही है। क्षमा कीजिएगा साहब, मैंने भी जरा नरम होकर कहा, रिवाज चाहे जो रहा हो, मेरी राय में वह ठीक नहीं है। हमें उसे तोड़ना चाहिए। यह तो सरासर ढोंग और दिखावा है और डायरेक्टर साहब को भी धोखा देना है। धोखा? धोखा कैसे? जी, जो कुछ हम उन्हें दिखावेंगे वह सब छात्रों को मार मार कर और रटाटा कर ही तो तैयार किया जाएगा न। हमारी पढ़ाई का वह सच्चा और स्वाभाविक परिणाम तो होगा नहीं। कई दिनों तक रिहर्सल चलेगा, जोरों की रटाई होगी, तब कहीं लड़के तोतों की तरह उसे पढ़ेंगे और सो भी पीछे से मदद मिलने पर। इसमें लड़कों का समय और शक्ति दोनों नष्ट होंगे, उनकी पढ़ाई पिछड़ेगी। जिन छात्रों को जिस काम के लिए आज चुना गया है वे उनके योग्य नहीं हैं। उन्हें तो मार मार कर हो हकीम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें विश्वासघात क्या है? जी, विश्वासघात तो यह है कि हम साहब पर यह असर डालना चाहते हैं कि हमारे लड़के होशियार हैं, हमारी पाठशाला सुंदर है, हमारा काम नमूनेदार है। लेकिन असल में हम क्या हैं और क्या नहीं, सो तो हम अच्छी तरह जानते हैं। साहब कुछ देर को चुप रहे, बैठे विचार करने लगे। मैंने और कहा, जी, हम लोग तो ढोंग करते ही हैं, लड़कों को भी हम उसी रास्ते ले जा रहे हैं। हमारे साहब भी हमसे खुश होने का अभिनय करेंगे और इनाम देते समय कहेंगे, इन छात्रों ने जिस बुद्धिमानी, योग्यता और अभिरुचि का परिचय दिया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सचमुच इनमें से कुछ छात्र तो इस बात का सुंदर विश्वास दिलाते हैं कि आगे चलकर ये अच्छे विद्वान, उत्तम नागरिक और सच्चे मनुष्य बनेंगे। इन्हें उत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार रखे गए हैं। मैं इस योजना का हृदय से स्वागत करता हूं। आज इन छात्रों को ये पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्या ये बातें उनके हृदय से निकलेंगी? क्या वे नहीं जानते कि यह सारा कार्यक्रम केवल उनकी खुशामद के लिए है? इन इनाम पाने वाले लड़कों से रटाया न जाए, विशेष परिश्रम के साथ इन्हें तैयार न किया जाए तो यूं ही ये कनसे विद्वान, नागरिक और मनुष्य हैं। सो तो आप, हम और इनके माँ बाप सभी भली भांति जानते हैं। साहब ने कहा, भाई, तुम पढ़े तो हो लेकिन गुने नहीं हो। व्यवहार की बातों में अभी बहुत कच्चे हो। तुम्हारे लिए सभी बातें सिद्धांतमय हैं। लेकिन हमें तो सभी तरफ देखना पड़ता है। मैंने कहा, जी, सच है।
फिर भी मैं इसमें भाग नहीं ले सकूंगा। मुझसे यह धांधली सहन न होगी। तो तुम क्या करोगे? जी, मेरी कक्षा को आप इस प्रपंच से मुक्त रखिए। लेकिन इससे तो बड़ी कठिनाई पैदा होगी। भला दूसरे शिक्षक और अधिकारी मुझे क्या कहेंगे? और मेरी कठिनाइयां कितनी बढ़ जाएंगी। अरे, मुझे तो यह आशा थी कि तुम्हारी कक्षा के अच्छे लड़कों को देखकर साहब अधिक प्रसन्न होंगे। पर तुम तो मैंने कहा जी, आप मुझे इससे तो मुक्त ही रखिए। मैं डायरेक्टर महोदय के मनोरंजन के लिए कुछ करूंगा। मैं ऐसा कुछ प्रबंध करूंगा कि लड़कों का समय भी बर्बाद न हो, शक्ति का अपव्यय भी न हो और उन्हें ढोंग और दिखावा भी न करना पड़े। आप उन्हें मेरी कक्षा में लाइएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और वे दोनों प्रसन्न होंगे। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कराए और मुझसे बोले, अच्छा, तुम एक काम करो। मैं तुम्हारे प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखे देता हूँ। वह तुम्हें इस काम से मुक्त रखेंगे। लेकिन देखो, तुम उन्हें चिढ़ाना नहीं। वे बेचारे पुराने ख्याल के आदमी हैं और तुम हो उमंग भरे नौजवान। मुझे तो दोनों को संभालना है और तुम तो जानते ही हो कि यह काम कितना कठिन है। मैंने मन ही मन साहब की प्रशंसा करते हुए कहा, अच्छा साहब, तो अब आज्ञा हो। पाठशाला में आज संपूर्ण उत्साह के साथ तैयारियां चल रही थीं। साहब पधारेंगे। डायरेक्टर साहब पधारेंगे। बड़े और छोटे अफसर, गांव के नागरिक और जनता, विद्यार्थी और शिक्षक सभी आ चुके थे। मेरे साथी शिक्षकों की अजीब हालत थी। दिल धड़क रहा था, चेहरे पर उदासी थी, फिर भी तनकर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। प्रधानाध्यापक जी ने हमारी पाठशाला के उद्यमी लड़कों को एक ओर बुलाया और उन्हें धमकाते हुए कहा, देखो हरामखोरो, जरा भी ऊधम या गड़बड़ मचाई है तो कल बुरी तरह धुनक दूंगा, समझे। तालियों की गड़गड़ाहट और संगीत के साथ डायरेक्टर साहब पधारे। प्रधानाध्यापक ने पाठशाला का वार्षिक विवरण बड़ी छटा से और बुलंद आवाज के साथ इस तरह पढ़कर सुनाया, मानो लोगों को यह विश्वास दिला रहे हों कि वे कांप नहीं रहे हैं। इसीलिए वे बार बार तनकर पढ़ते थे। पर विवरण समाप्त होने से पहले ही अंदर से उनका कुर्ता प्रायः भीग चुका था और उनकी आवाज में खरखरापन आ चुका था। विवरण वाचन के बाद रेसिटेशंस अर्थात कविता पाठ और संवाद शुरू हुए। लड़के ग्रामोफोन की तरह कविता पढ़ने लगे। उनके मुंह पर किसी भी प्रकार के कोई हाव भाव न थे। वे जोर से और हाथ पैर हिलाकर बोलते थे। दुख केवल इतना ही था कि जो कविताएं पसंद की गई थीं, वे सुंदर, सरस और अच्छे कवियों की होते हुए भी इतनी कठिन थीं कि छात्र उन्हें समझ नहीं सकते थे। बेचारे बिना समझे पढ़ते थे, पढ़कर के अभिनय करते थे और अपनी रसिकता का परिचय देते थे। यही हाल संवादों का था। संवाद तो उपदेश पूर्ण ही होते हैं। जो उपदेश बड़ों के मुंह में शोभा देते, वे ही बालकों के मुंह में लज्जा का कारण बन रहे थे। उपदेशों का यह प्रहसन बहुत ही बेहुदा था। अकेला मैं ही नहीं, स्वयं डायरेक्टर साहब भी इसे अनुभव कर रहे थे। इसी कारण वे मूंछों में हंस भी रहे थे। मेरे साथी शिक्षक तटस्थ होकर इसे देखने का प्रयत्न करते तो उन्हें भी ऐसी ही प्रतीति होती। सम्मेलन समाप्त हुआ। साहब ने आभार माना, अपना हर्ष प्रकट किया। इनाम बांटे गए। प्रधानाध्यापक, बड़े अधिकारी और दूसरे सब आज के इस कार्य से संतुष्ट दिखते थे। साहब ने शिष्टाचार के रूप में कहा, आपकी पाठशाला का काम देखकर मुझे संतोष हुआ है। इतने में हमारे साहब ने बड़े साहब से विनती की, चौथी कक्षा के ये शिक्षक आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहते हैं। उस पर्दे की आड़ में इन्होंने कुछ प्रबंध किया है। साहब ने बड़ी सदाशयता का परिचय दिया। वे तत्काल सहमत हो गए। मैं पर्दे के पीछे चला गया। तीसरी घंटी के साथ मैंने पर्दा खोला। बीच में मैं और आसपास मेरे विद्यार्थी थे।
हमारी कक्षा में प्रतिदिन गाया जाने वाला एक गीत हम प्रार्थना के रूप में गा रहे थे। कमरे में शांति का साम्राज्य था। सब इस विचार में पड़े थे कि एकाएक यह नाटक कैसा। प्रार्थना के बाद छात्रों ने कचहरी में जाऊंगा नामक एक खेल शुरू किया। एक लड़का चूहा बना। कमर से रस्सी बांधकर उसने अपनी पूंछ बनाई थी। सिर पर काला कपड़ा ओढ़े था और 4 पैरों से चलकर वह चूं चूं कर रहा था। एक लड़का दर्जी, दूसरा बेलबूटे वाला, तीसरा मोती वाला, चौथा मृदंग वाला, 5वां राजा और 6ठा राजा का सिपाही बना था। मैं 6ठा था, मैं राजा का सिपाही था। पात्र सब हमेशा की सादी पोशाक में थे। राजा टेबल पर रोब गांठे बैठा था। सिर पर तिरछी टोपी पहने था। सिपाही ने अर्थात मैंने अपनी मूंछों पर ताप देकर मूंछें खड़ी कर ली थीं। साफा कुछ टेढ़ा बांध लिया था और हाथ में एक छुरी थी। मृदंग वाले के पास मृदंग था। दूसरे सब खाली हाथ थे। हमारा रंगमंच बिल्कुल सादा था। पर्दे के पीछे एक तख्ते पर सारा कार्यक्रम लिख रखा था। कमरा साफ, झाड़ा और बुहारा हुआ था। फर्श पर एक छोटी दरी एक छात्र के घर से मंगाकर बिछाई थी। पाठशाला में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो रंगमंच की शोभा के लिए रखी जा सके। फिर भी पीपल और नीम की डालियां काटकर पत्तियों से दीवारें सजा दी गई थीं। फर्श पर लड़कों ने रंग बिरंगी खड़िया से अपनी पसंद के चित्र बनाए थे। चूहे का नाटक शुरू हुआ और खत्म हुआ। बड़े और छोटे सब शांत भाव से देखते रहे। छोटे यानी विद्यार्थी तो बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, बड़े भी आश्चर्य में डूबकर देख रहे थे। यह क्या? यह नवीनता कैसी? यह नाटक कैसा? मुझे कहना चाहिए कि लड़कों ने नाटक सुंदर ढंग से खेला था। वे भूले नहीं कर रहे थे। प्रॉम्पटर कोई रखा ही न गया था। जहां जरा भी गलती का शक होता था वहां मैं ही प्रकट रूप से उसे सुधार देता था। दूसरा नाटक बुढ़िया का और तीसरा खरगोश का खेला गया। ले देकर पर्दा एक ही था। सीनसिनरी नाम लेने को भी न थी। लड़के कभी सिर पर कपड़ा ओढ़ लेते थे तो कभी हाथ में छड़ी ले लेते थे। बाकी सारा आधार तो लड़कों के अभिनय पर ही था। अंतिम प्रार्थना के बाद नाटक का कार्य समाप्त हुआ और मैं रंगमंच पर आया। मैंने नाटक के मैनेजर की हैसियत से अपने दर्शकों से कहा, सज्जनों, हमारे इन नाट्य प्रयोगों को शांतिपूर्वक देखने के लिए हम हृदय से आपका उपकार मानते हैं। इस संबंध में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आशा है आप सुनने की कृपा करेंगे। ये 4ठी कक्षा के विद्यार्थी हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि इस अवसर पर हम भी अपने नाटक क्यों न खेलें तो ये सहर्ष तैयार हो गए। इन्होंने बड़े उत्साह और तत्परता का परिचय दिया। तुरंत ही नाटक पसंद किए गए। जो कहानियां इन्होंने पढ़ी और सुनी थीं, आपके सामने अभी उन्हीं का अभिनय ये कर चुके हैं। मैंने इनसे कहा था कि जिस तरह हर हफ्ते हम बिना किसी तैयारी के नाटक खेलते हैं, उसी तरह इस बार भी खेलेंगे। हमारी कक्षा में कोई चीज रटाई नहीं जाती। छात्रों को कहानी की वस्तु भली भांति याद रह जाती है। हर पात्र जानता है कि कहानी में उसका कथन क्या है। फिर तो रंगमंच पर कहानी का संबंध बनाए रखकर प्रसंग के अनुसार ये यथेच्छ वार्तालाप कर लेते हैं। इसमें किसी छात्र को कभी अपना पाठ याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। सीनसिनरी और वेशभूषा तो नाटक के गौण अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग तो अभिनय और भाव प्रदर्शन का है। हम इसी पर विशेष ध्यान देते हैं। वेशभूषा की अधिकता नहीं रखते। इससे अभिनय को विकास का पूरा अवसर मिलता है। आपने अभी यहाँ जो कुछ देखा है उससे आपको भी यही प्रतीति हुई होगी। मेरे छात्रों को इस कार्य में बड़ा मजा आता है। वे इसे हृदय से चाहते हैं। उन्हें कभी शाबाशी देने का काम नहीं पड़ता। अपने काम से उन्हें अपने आप ही संपूर्ण संतोष हो जाता है।
सज्जनों, जिस प्रेम और शांति से इन छात्रों के ये नाटक आपने देखे हैं, उसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। डायरेक्टर साहब के मुंह पर प्रसन्नता खेल रही थी। मैं बड़ी देर से इस बात को देख रहा था। वे तुरंत ही उठे और बोले, I cannot but congratulate both the teacher and the taught for the real treat they gave us this afternoon. It was splendid. I felt I was in a new school in my country, England. It was really charming to see little kiddies playing mouse and tailor and king and so forth and so on, all spontaneous and free. All recitation and cramming is a thing of the past. Oh, it's a terrible demon. It's ugly, soul killing. इतना कहकर वे कुछ ठहरे और फिर कहने लगे, I again say, I am very happy to see this. I won't give them prizes. The genuine pleasure they felt while acting is a greater and better reward than anything else. I am very glad indeed, very, very glad. सम्मेलन समाप्त हुआ। लोग अपने अपने घर गए। साहब की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने बड़े साहब के साथ मेरा परिचय कराया और मेरे प्रयोग की बात भी कही। साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाते हुए कहा, ब्रेवो, यू आर सक्सेस। गो ऑन विथ योर एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज समथिंग। रेस्ट इज शाम एंड बॉश। श्री लक्ष्मी शंकर और उनके विद्यार्थियों ने अभी अभी जिस रूप में हमारा वास्तविक मनोरंजन किया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनका काम सचमुच ही सुंदर था। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं अपनी मातृभूमि इंग्लैंड में हूं। वह दृश्य निसंदेह अद्भुत था, जबकि ये नन्हे नन्हे बालक स्वयं स्फूर्ति से चूहे, दर्जी और राजा का अभिनय कर रहे थे। रेसिटेशन और रटे हुए संवादों का जमाना अब लग चुका है। ये चीजें वास्तव में क्रूर, असभ्य और आत्मा का नाश करने वाली है। डायरेक्टर के इन शब्दों ने मेरे साहब के मन में कैसी गुदगुदी और कितना गर्व पैदा किया होगा, आप ही सोच लें। मैं तो प्रसन्न था हो। मैं घर गया। सचमुच आज मैं आनंदमग्न था। साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे शाबाशी दी। यह एक कारण था, पर सच्चा कारण तो यह था कि आज मेरे प्रयोगों की कद्र डायरेक्टर के इन शब्दों ने मेरे साहब के मन में कैसी गुदगुदी और कितना गर्व पैदा किया होगा, आप ही सोच लें। मैं तो प्रसन्न था हो। मैं घर गया। सचमुच आज मैं आनंदमग्न था। साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे शाबाशी दी। यह एक कारण था, पर सच्चा कारण तो यह था कि आज मेरे प्रयोगों की कद्र की गई थी। मैं फिर कहता हूं कि आज का यह काम देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। इसके लिए मैं इन्हें इनाम नहीं दूंगा। नाटक खेलते समय इन्हें जो वास्तविक आनंद हो रहा था, इसके लिए वही सच्चा इनाम है। सचमुच आज मैं बहुत ही खुश हूं। शाबाश, आप अपने काम में सफल हुए हैं। ऐसे प्रयोग बराबर करते रहिए। असल शिक्षा तो इसी में है, और तो सब निरुपयोगी है, निराढोंग है। मैंने सोचा, साहब तो एक पॉलिटिकल अफसर हैं। उन्हें इस नई पाठशाला और इसके संबंध की समस्त बातों का क्या पता होगा। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपने लड़के को यूरोप की किसी नई से नई पाठशाला में पढ़ने के लिए भर्ती कराया है और इसीलिए वे नई शिक्षा से प्रेम रखते हैं। रात मेरे 2-4 साथी शिक्षक मुझसे मिलने आए। वे मुझे पूछ ही रहे थे कि डायरेक्टर साहब ने मुझसे क्या कहा और क्या नहीं, कि इतने में तो हमारे अफसर की चिट्ठी आ गई और मैं उनके घर चला गया। साहब आज प्रसन्न थे। डायरेक्टर साहब ने पाठशाला के काम से संतोष जो प्रकट किया था। जाते ही साहब ने मुझे कुर्सी दी और स्वयं आराम कुर्सी पर लेटते लेटते बोले, भाई पहले मुझे यह तो बताओ कि लड़कों ने नाटक रटे थे या नहीं। मैंने कहा, जी, आपके मन पर उनके काम की कंसी छाप पड़ी थी। साहब ने कहा, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ।
लेकिन लड़कों ने यह सब याद कैसे किया होगा? उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बातें की थीं। मैंने कहा, जी आप सच कहते हैं। मैंने उन्हें कहानियां सुनाई थीं। कहानियां उन्हें पसंद आई थीं। कहानी के पात्रों के मनोभावों के साथ उन्होंने एकतांता का अनुभव किया था। जो बातें उन्होंने वास्तव में अपना ली थीं, उन्हीं को वे अपने ढंग से प्रकट कर रहे थे। साहब ने पूछा, लेकिन अभिनय उन्हें किसने सिखाया? मैंने कहा, सिखाता कौन? हम हर हफ्ते नाटक खेलते हैं। मैं स्वयं उसमें भाग लेता हूं और लड़के तो सम्मिलित होते ही हैं। मैं अपने पात्र के हाव भाव जैसे मुझे आते हैं उनके सामने प्रकट करता हूं। लड़के भी अपने पात्रों के हाव भाव प्रकट करते हैं। साहब ने कहा, लेकिन यह होता कैसे है? मैं तो समझ नहीं पाया। मैंने कहा, साहब, छात्रों की आंखें खुली रहती हैं न। वे दर्जी, बढ़ी, कुम्हार, चूहों आदि को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। कहानी में उनका जो वर्णन आता है उसे भी वे सुनते हैं। ईश्वर ने उन्हें कल्पना शक्ति भी दी है, इसलिए वे अनुभव और कल्पना का मेल मिलाकर अभिनय करते हैं। उनको जैसा सूझता है वैसा करते हैं। वे खुद ही अपने परीक्षक होते हैं। वे देख लेते हैं कि अनुभव और कल्पना को रंगमंच पर किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। साहब ने कहा, अजी, ये तो बहुत ही गंभीर और कठिन बातें हैं। मैंने कहा, जी हाँ, किंतु लड़कों को इन बातों का ऐसा ख्याल थोड़े होता है। यह तो मैं हूं कि उनके कार्यों का पृथक्करण करके आपको सुना रहा हूं। साहब ने कहा, ठीक है, आई सी, मैं समझा। भाई, सचमुच आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। डायरेक्टर साहब आज बहुत ही खुश थे। मैंने कहा, और वे खुश न होते तो भी नाटक का काम तो जारी ही रहता। साहब बोले, किंतु तुमने अपने इन प्रयोगों की बात मुझसे तो कभी कहो हो नहीं। शायद प्रधानाध्यापक और दूसरे शिक्षक भी नहीं जानते थे। मैंने कहा, जी सच है। मैंने कभी उनसे इसका जिक्र नहीं किया। उनके विचार में तो यह सब फिजूल है। वे तो 6 माही परीक्षा के लिए कोर्स तैयार कराने में लगे हैं। साहब ने पूछा, लेकिन उन्हें पता तक न चला, यह कैसी बात है? मैंने कहा, जी हम हर हफ्ते बाहर घूमने जाते हैं और वहीं खेल के रूप में यह सब किया करते हैं। मैं अपने साथ एक चादर ले जाता हूँ, उसी का पर्दा बना लिया जाता है। 2 लड़के उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं। इस तरफ देखने वाले और उस तरफ खेलने वाले। साहब ने पूछा, क्या सच? मैंने कहा, जी ठीक ही कहता हूँ साहब। अच्छा, तो अब मैं अपनी पाठशाला की सब कक्षाओं में नाटक का कार्यक्रम भी रखूंगा। डायरेक्टर साहब को तो यह बहुत हो पसंद है। सचमुच नाटक बड़ी सुंदरता के साथ खेले गए थे। रेसिटेशन आदि का झगड़ा न रखें तो हानि ही क्या है? मैंने कहा, जी मैं तो इसी विचार का हूँ। फिर जैसा आप चाहें कर सकते हैं। साहब ने कहा, बस मैं यही करूंगा। बड़े साहब भी तो यही कहते थे कि बी डैमेड क्रैमिंग। यस, आई ऑल्सो रिमेंबर माई डेज ऑफ क्रैमिंग। सत्यानाश हो इस रटाई का। हाँ, मुझे भी अपने वे दिन भली भांति याद हैं जब मैं भी रटा करता था। मैं अपने मन में मुस्करा रहा था। मैंने सोचा, आज बड़े साहब के पधारने से बड़ा काम बन गया। मेरे प्रयोगों में आज का यह अनुभव भी महत्व का है। मैं घर गया और सो रहा। 6 माही परीक्षा पास आ लगी थी। दूसरी कक्षाओं में पिछला दोहराया जाने लगा था। इतिहास, भूगोल, गणित और भाषा की रटाई फिर शुरू हो गई थी। एक बार तो उनका 6 माही अभ्यास पूरा भी हो चुका था। मेरी अपनी गाड़ी अभी कोसों दूर थी और यदि परीक्षा की दृष्टि से सोचें तब तो मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे अपनों कक्षा की परीक्षा तो दिलानी ही थी। पुनरावर्तन में समय बिताने की मुझे जरूरत न थी। मेरा उतना समय बचने हो वाला था। मेरी पढ़ाई अंत तक चलने वाली थी, क्योंकि मेरी कक्षा में जो कुछ होता था उसका पुनरावर्तन विद्यार्थी स्वयं ही कर लिया करते थे।
मैंने ऐसी योजनाएं भी बना रखो थीं कि जिनसे विद्यार्थी अपना पढ़ा हुआ दोहरा लिया करें। उदाहरणार्थ अंत्याक्षरी आदि के खेलों में कविताओं का पुनरावर्तन वे बार बार कर ही लेते थे। लेकिन अभी तक मैंने भूगोल, पदार्थ पाठ और व्याकरण को छुआ तक न था। मैंने सोचा अब मैं व्याकरण शुरू करूं। व्याकरण एक कठिन विषय माना जाता है और इस विषय से विद्यार्थियों को सहज ही कोई दिलचस्पी भी नहीं हो सकती। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को भाषा का पदच्छेद करने में भला क्यों आनंद आने लगा? उसमें ऐसा कौन सा रसिक तत्व है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनके लिए आनंददायक हो या जीवन के लिए उपयोगी कोई ज्ञान प्राप्त कराती हो? ऐसा कौन सा स्थल है जहां पहुंचकर विद्यार्थी यह कह सके कि वाह, इसमें तो बड़ा ही आनंद है, यह तो बड़ी ही उपयोगी चीज है। इसी कारण मैंने अपना यह विचार बना रखा है कि व्याकरण की शिक्षा बड़ी उम्र के उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो सकती है जो भाषा की शिक्षा में दिलचस्पी लेने लग गए हों। प्राथमिक पाठशाला से तो यह विषय निकल ही जाना चाहिए। जो विषय सीखने में कठिन हो और जिसे सीखते सीखते विद्यार्थी ऊब जाए, वह सिखाया ही क्यों जाए? ज्ञान के दूसरे विषयों का कौन अभाव है जो ऐसे रूखे और अनुपयुक्त विषय छात्रों को सिखाए जाएं? पर मेरे लिए तो यह प्रयोग अनिवार्य हो था। वैसे भी कम से कम अपनी शर्त के अनुसार परीक्षा के समय तक तो मुझे यह विषय भी छात्रों को भली भांति सिखा देना जरूरी था। तात्विक विचारों के कारण व्यवहार में इसे अपने प्रयोगों से मुक्त रखना मेरे लिए उचित न होता। मुझे तो यह सिद्ध करना था कि आज कल की चौथी कक्षा में भी यह विषय किस प्रकार अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। मैंने व्याकरण का कोर्स पढ़ा और सोचा कि मैं इस क्रम से तो नहीं चलूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद आदि की परिभाषाएं रटी तो बड़ी जल्दी जा सकेंगी, परंतु समझ में उतनी जल्दी न आ पाएंगी। जब बचपन में मुझे यह विषय समझाया जाता था तो मैं भी इसे समझ नहीं पाता था, केवल याद भर रख लेता था। पर मेरे शिक्षकों को इसी से यह भ्रम हो जाता था कि मैं विषय को भली भांति समझ चुका हूं। मैंने प्रचलित प्रथा को तो नमस्कार करना ही उचित समझा। अब सवाल यह उठता था कि व्याकरण पढ़ाया किस रीति से जाए। मैंने इस पर विचार किया, एक योजना भी बना डाली और तदनुसार काम करने लगा। सचमुच विद्यार्थियों को बड़ा मजा आया। उनके लिए वह एक सुंदर खेल हो गया और 2 महीनों में तो वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद और अव्यय पहचानना और उन्हें वाक्यों में से चुनकर दिखाना सीख गए। एकवचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद भी वे समझ गए। मैं कर्ता और कर्म को पहचानने की योजना पर विचार ही कर रहा था कि इस बीच एक दिन जब हमारी कक्षा में व्याकरण के खेल चल रहे थे, एकाएक श्रीमान डिप्टी डायरेक्टर महोदय आ पहुंचे। उन्होंने मेरा कार्य देखा और दंग रह गया। कहने लगे, भाई, लड़कों को ताश खेलना क्यों सिखलाते हो? 6 माही परीक्षा नजदीक आ रही है, जरा तेजी से काम लो। देखो कहीं हमें नीचा न देखना पड़े। याद रखो, तुम्हें अपना प्रयोग सफल करके दिखाना है। मैंने हंसकर कहा, जी, मुझे इसकी पूरी पूरी चिंता है। ये तो व्याकरण के खेल चल रहे हैं। आप जरा व्याकरण में इन छात्रों की परीक्षा तो लीजिए। साहब ने छात्रों से 2-4 सवाल पूछे। फिर मुझसे कहने लगे, ओहो, यह तो बड़ा ही सुंदर काम हुआ है। तुम्हें मुझे यह सारी योजना समझानी होगी। यदि तुम अपने छात्रों को इतनी दिलचस्पी के साथ व्याकरण पढ़ा सकते हो तो सभी कक्षाओं में तुम्हारी रीति से व्याकरण क्यों न पढ़ाया जाए। कल छुट्टी है, मेरे घर आओ और मुझे समझाओ किन किन साधनों से तुमने क्या क्या किया है। दूसरे दिन मैं व्याकरण की सारी सामग्री लेकर साहब के घर गया और मैंने उन्हें अपनी योजना आरंभ से इस प्रकार समझाई। साहब, देखिए, यह मेरा पहला साधन है। इस गत्ते या पुट्ठे पर एक ओर पुल्लिंग और दूसरी ओर स्त्रीलिंग के शब्द लिखे हैं। ऊपर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी लिखा है। आप देखेंगे कि इन पुट्ठों पर नियमित स्त्रीलिंग के और उन पर अनियमित स्त्रीलिंग के शब्द हैं।
मेरा पहला काम यह है कि मैं ये पुट्ठे छात्रों को पढ़ने के लिए देता हूँ। वे इन्हें पढ़ते हैं, जितने पुट्ठे उन्हें दिए जाएं, उतने सब वे पढ़ डालते हैं। इस प्रकार उन्हें सहज ही लिंगवाचक शब्दों का परिचय हो जाता है। पुट्ठों पर मैंने लिखा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इससे शब्दों के लिंग का कुछ विचार मन में जागृत होता है, पर आरंभ में तो इससे वे केवल लिंगवाचक शब्दों का परिचय ही प्राप्त करते हैं। इतना कर लेने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा, बोलो भाई, बैल की स्त्री कौन? उन्होंने कहा, गाय। सिंह की सिंहिनी। लड़के की लड़की। बुढ़े को बुढ़िया। कुत्ते की कुतिया। मोर की मोरनी। मेरो यह योजना खूब सफल हुई। प्रथम परिचय से उनमें विचार जागृत हुए थे, अब शब्द परिचय से उनमें ज्ञान भी जागा। मैंने कहा, आओ हम एक खेल खेलें। मैं पुल्लिंग लिखूं, तुम उनके स्त्रीलिंग लिखो। मैंने पुल्लिंगवाचक शब्द लिखने शुरू किए और वे मेरे साथ खुशी खुशी स्त्रीलिंग शब्द लिखने लगे। जांच कर देखा तो बहुत कम भूलें निकलीं। कुछ ही छात्रों की भूलें थीं। मैंने कहा, देखो तुम्हें एक दूसरा खेल सिखाता हूं। ये दो पेटियां हैं, एक में पुल्लिंग के शब्द हैं और दूसरी में स्त्रीलिंग के। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग ढूंढो और स्त्रीलिंग शब्द के पुल्लिंग का पता लगाओ। लड़कों ने यह खेल कई घंटों तक खेला साहब, लेकिन पेटी तो एक ही थी। सब एक साथ किस तरह खेले होंगे? मैंने कहा, जी इसके लिए तो मुझे एक तरकीब सोचनी पड़ी थी। कक्षा में दोनों तरफ मैंने 10-10 वर्तुल बनाए थे। एक तरफ के 10 वर्तुलों में पुल्लिंग और दूसरी तरफ के 10 में स्त्रीलिंग शब्द रखे थे। एक एक वर्तुल के पास एक एक विद्यार्थी बैठा था। अपने वर्तुल का शब्द लेकर वह उसकी स्त्री या पुरुष को ढूंढने जाता और जो जहां से मिलता पता लगाकर नर और नारी को वहां एक साथ रखता। इस प्रकार हर एक वर्तुल के पास स्त्री पुरुष के जोड़े इकट्ठा हो जाते। सब शब्दों के समाप्त होने पर खेल फिर से शुरू कर दिया जाता। जब खेलने वाले सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं तो वे एक एक पेटी लेकर स्त्री के पुरुष और पुरुष की स्त्री का पता लगाते हैं। साहब बोले, वाह, यह तो बड़ी मजेदार तरकीब है। लेकिन नपुंसकलिंग के लिए तुमने क्या किया था? जी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अच्छा परिचय हो जाने के बाद एक दिन मैंने तख्ते पर नपुंसकलिंग के शब्द शीर्षक देकर थोड़े शब्द लिखे, होल्डर, टेबल, तख्ता, डस्टर, दवात आदि। लड़के उन्हें पढ़ गए और सोचने लगे कि इनका लिंग क्या होगा। जितना वे जानते थे उसके आधार पर इनके लिंग का निर्णय नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, ये शब्द नपुंसकलिंग के हैं और तख्ते पर नपुंसकलिंग लिखा। एक विद्यार्थी, लेकिन नपुंसक के मानी क्या हैं? मैं, जो न पुरुष है न स्त्री है, वह नपुंसक है। लड़के कुछ समझते से दिखाई पड़े। मैंने फौरन ही कहा, लिखो, शब्द लिखो 3। खाने बना लो, एक स्त्री का, एक पुरुष का और एक नपुंसक का। मैंने उन्हें 60 शब्द लिखाए और स्वयं मुझे भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश छात्रों ने बिल्कुल सही लिखा था। मैंने सोचा कि परिभाषा वगैरह के पचड़े में न पढ़कर पहले इस तरह का परिचय कराना हो अच्छा है। खेलों द्वारा पहले यह परिचय कराया जा सकता है और धीरे धीरे उन्हें इनकी शास्त्रीय परिभाषा भी बताई जा सकती है। साहब, लेकिन अगर कैसी आदि प्रश्न पूछकर समझाते तो कैसा रहता? मैं, जी वह तो रूल ऑफ थंब ही होता, निरी रटाई। छात्रों को बिना समझे याद करना पड़ता। अब उनके मनोविनोद की दृष्टि से उन्हें कैसी की रीति भी बताई जा सकती है। साहब, अच्छा तो अब आगे की बात कहो। मैं, इसके बाद मैंने वचन लिए, एक वचन और बहुवचन, और ये भी उसी रीति से सिखाए। साहब, क्या कहते हो? इसके लिए भी खेल ही खेलाते थे? मैं, जी हाँ। एकवचन वाला बहुवचन को ढूंढकर लाता और उसे उसको जोड़ में रखता। साहब, यह भी ठीक रहा। तो अब यह बताओ कि तुमने संज्ञा और क्रियापद आदि किस तरह सिखाए? मैंने कहा, जी देखिए,
पहले तो मैंने क्रियापद लिए। विद्यार्थी पढ़ना तो जानते हो हैं। मैंने उन्हें समझाया कि मैं जैसा तख्ते पर लिखूं, वे वैसी ही क्रिया करें। मैंने उनसे कहा, मैं क्रिया लिखूंगा, तुम क्रिया करना। मैं जिसकी ओर इशारा करूं, वही करे। मैंने तख्ते पर लिखा, उठो, बैठो, दौड़ो, सो, खेलो, नाचो, पढ़ो, बालो, हिलो, डुलो, गिरो, कूदो, डरो, उछलो, हंसो, गाओ, आदि आदि। इन सादी क्रियाओं के करने में लड़कों को बड़ा आनंद आया। वे कहने लगे, और लिखिए। मैं ऐसे शब्द सोचता और लिखता गया और वे वैसी क्रिया करते गए। दूसरे दिन मैंने एक कार्ड पर लिखा, कुछ क्रियापद, उठो, बैठो, दौड़ो, आदि। सबने पढ़ा, कुछ क्रियापद। तीसरे दिन मैं एक डिबिया लाया। उस पर मैंने लिखा, क्रियापदों की पेटी। लड़कों ने पेटी खोली और उसमें से क्रियापद उठाए, नाचो, कूदो, भागो, मारो, गिरो, आदि। वे पढ़ते गए और वैसी क्रिया करते गए। फिर मैंने कहा, देखो, अब तुम कुछ क्रियापद लिख लाओ, और वे कुछ क्रियापद लिख लाए। मैंने एक दूसरा खेल निकाला। उनसे कहा, देखो, मैं तुम में से किसी को कुछ करने को कहूंगा। वह क्या करता है, सो तुम मुझे तख्ते पर लिखवाना। मैंने जगजीवन से कहा, दौड़ो। जगजीवन दौड़ा। मैंने पूछा, जगजीवन क्या करता है? एक ने कहा, दौड़ता है। दूसरे से पूछा, जगजीवन कौन सी क्रिया करता है? वह बोला, जगजीवन दौड़ता है। फिर मैंने कुछ लड़कों को दौड़ो, कूदो, लिखो, पढ़ो आदि हुक्म दिए और दूसरों से कहा कि वे क्या करते हैं, सो तख्ते पर लिख डालो। मैंने देखा कि उन्होंने सही सही लिखा था। अलबत्ता कुछ छात्र ऐसे थे जो समझ नहीं पाए थे, इसलिए वे लिख भी न सके। किसी ने कहीं कहीं कुछ भूले भी की थीं। मैंने इसी ढंग पर आगे कहा, अब तुम में से जो जैसी क्रिया करे, तुम उसके लिए वैसा ही लिखो। मैंने जगजीवन से कहा, दौड़ो। वह दौड़ा और लड़कों ने दौड़ा लिखा। इस तरह खेल चलते रहे। मैंने लड़कों को आपस में खेल खेलने और लिखने की स्वतंत्रता दे दी थी। बड़े उत्साह से वे सारा समय खेलते रहे। इसके बाद एक दिन मैंने उन्हें बिठाया और पूछा, जब राम दौड़ता है तब वह दौड़ने की क्रिया करता है न? वे बोले, जी हाँ। जब श्याम सुंदर लिखता है तब वह कौन सी क्रिया करता है? लिखने की। इस तरह मैंने उनसे पूछना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि जब श्याम सुंदर दौड़ता है तब वह कौन सी क्रिया करता है, और उन्होंने उसका सही जवाब दिया। इसके बाद मैंने तख्ते पर लिखा, दौड़ते हैं, दौड़ो, बोलते हैं, बोलो, चलो, आदि। ये सब क्रियापद हैं, इनमें हमें कुछ काम करना पड़ता है। लड़कों ने इसे पढ़ा और समझा। साहब ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, जी, मैंने छात्रों कहा कि लिख लाओ, जितने क्रियापद तुम्हें याद हों सब लिख लाओ। लड़के जुट पड़े और जिसे जहां से क्रियावाचक शब्द मिला उसने वहीं से उसे उठा लिया और लिख दिया। साहब, फिर मैंने एक दूसरा खेल शुरू किया। तख्ते पर कुछ वाक्य लिखे, राम दौड़ता है, चंपक पढ़ता है, आदि, और उनसे कहा कि इनमें से क्रियापद को तो रहने दो और बाकी को मिटा डालो। लड़कों ने यह काम बिल्कुल सही सी किया। बस यही मैंने उस समय क्रियापद के पाठ को रोक दिया। साहब, मेरे विचार में इस रीति से उन्हें याद तो अवश्य रहता होगा, लेकिन इसमें उनका समय बहुत जाता है और उन्हें अनेक खेल खेलने पड़ते हैं। मैं खेल खेलने में हो तो आनंद आता है, यदि थोड़ा समय बर्बाद भी हो जाए पर परिणाम अच्छा और स्थायी आए तो हानि ही क्या है। साहब, तुम सच कहते हो। खैर, अब यह बताओ कि संज्ञा के लिए तुमने क्या किया? मैंने कहा, जी, संज्ञा का काम भी मैंने इसी प्रकार शुरू किया था। पहले तो अपनी रीति के अनुसार मैंने संज्ञाओं की चिट्ठियां बनाई। संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। लड़कों ने बहुत से संज्ञा शब्द पढ़ डाले, बार बार पढ़े। संज्ञा की सूची में विविधता भी खूब थी और ये विविध नाम खास खास समूहों में बांट दिए गए थे। इससे इनका वाचन सबके लिए आनंददायक हो गया था।
मुझे सब बातें इस तरह सिखानी पड़ती हैं कि विद्यार्थियों को पता भी न चले। अब वे क्रियापद और संज्ञा की चिट्ठियों में से संज्ञा को अलग करने में लगे थे। इस प्रकार दो वर्गों को अलग करने का उनका परिचय दृढ़ हो रहा था। एक बार मैंने उन्हें इकट्ठा करके कहा, देखो मैं अब मंगाता हूं। क्या मंगाता हूं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस जो नाम वाला हो, जिस चीज का कोई नाम हो, उसे तुम ले आओ। उठा लाओ। जाकर पूछो तेरा नाम क्या है। अगर उसका कोई नाम हो तो उसे ले आओ। लड़के झट समझ गए। वे दौड़ पड़े। तख्ते से पूछा तेरा नाम? खुद ही कहा तख्ता। तो चलो, और तख्ता आ गया। इसी तरह मेज आई। पत्थर, लकड़ी, धूल, कागज, किताब, पट्टी, कलम, डिबिया आदि जो मिला इकट्ठा होने लगा। एक लड़का तो पास की कक्षा के एक विद्यार्थी को ही उठाकर ले आया। मैंने पूछा यह क्या किया? लाने वाले ने कहा, जी इसका नाम है न। कोई कहने लगा, जी सूरज को कैसे लाएं? दूसरे ने कहा, जी नींद नहीं लाया जा सकता। मुझे विश्वास हो गया कि ये लोग अब संज्ञा का अर्थ समझने लगे हैं। कक्षा में यह खेल चल हो रहा था कि इसी बीच मैं संज्ञा की कतरनों की पेटी ले लाया। ऊपर लिखा था नामों की पेटी। अंदर 500 नाम थे। नाम ही नाम। लड़कों को अब आदत पड़ गई थी। पेटी खोलकर वे मुट्ठी मुट्ठी नाम उठा ले गए और पढ़ डाले। मैंने पेटी में सब तरह के नाम रखे थे। एक ने पूछा, यह लालिमा किस चीज का नाम है? मैंने पूछा, तो यह लालपन जो दिखाई पड़ता है, इसे तुम क्या कहोगे? लड़का हंसकर लौट गया। इसके बाद मैंने संज्ञा और क्रियापदों की पेटियों को मिला दिया और फिर संज्ञाओं और क्रियापदों को छांटने का काम उन्हें बताया। खूब रंग जमा। उस समय तक वे संज्ञा और क्रियापद का अपने मन में ठसा हुआ भाव भली भांति व्यक्त कर सकते थे। इसके बाद मैंने एक दूसरा खेल बताया, क्रियापद के योग्य संज्ञा ढूंढने का और संज्ञा के योग्य क्रियापद ढूंढने का। उदाहरणार्थ, घोड़ा शब्द लेकर हम दौड़ता है या दौड़ा क्रियापद ढूंढ सकते हैं, और खाता है शब्द लेकर रामचंद्र या पूनमचंद की तलाश में निकल सकते हैं। मैंने उन्हें यह सब समझा दिया और ढूंढे हुए शब्दों को जोड़कर रखना भी सिखा दिया। छात्रों को इसमें खूब मजा आया। इसके बाद मैंने तख्तों पर कुछ वाक्य लिखे और छात्रों से कहा, इनमें से संज्ञाओं और क्रियापदों को चुनो और पट्टी पर लिखो। इन वाक्यों में संज्ञाएं दिखाओ। इनमें से संज्ञाओं को मिटा डालो और इनमें से क्रियापदों को मिटा डालो। मैंने फिर पूछा, यह क्या है? इसे क्या कहते हैं? और उन्होंने सब सही सी बता दिया। इस प्रकार उन्हें संज्ञा और क्रियापदों का पदच्छेद करना आ गया। साहब ने कहा, बड़ी ही अच्छी रीति है यह। सचमुच इस तरीके से तो एक क्षण के लिए भी छात्रों को मेहनत न पड़ी होगी। हाँ, इसमें साधनों का थोड़ा खर्च जरूर होता है और तुम्हारी तरह हृदय की सूझ भी आवश्यक है। मैंने कहा, साहब लड़कों को रटाई के त्रास से बचाने के लिए इतना खर्च भी पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। यह सब तो मैंने अपने निज के खर्चे से किया है। पुराने पुढ़े ढूंढकर पेटियां बनाई हैं और घर में इधर उधर पड़े हुए कागज लेकर उनकी चिट्ठियां तैयार कर ली हैं। साहब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें यह रकम मिल जाए। मैंने कहा, जी रकम वापस दिलाने के बदले यदि आप इस रीति को स्वीकार करा लें और प्रचलित करा दें तो मेरा खर्च वसूल हो चुकेगा। साहब अच्छा है, देखूंगा। पर यह तो कहो कि इसके बाद तुमने क्या किया? जी इसके बाद मैंने विशेषण शुरू किए। लेकिन मेरी बातों से आप उकताते तो नहीं हैं ना? एक तो व्याकरण जैसा रूखा विषय और तिस पर घुमा फिराकर बात करने की मेरी आदत। साहब नहीं, तुम कहते चलो। मैं सारी रीति को विस्तार से जानना चाहता हूँ। बगैर विस्तार से समझे सारा विषय समझ में आ भी तो नहीं सकता ना? अच्छा जरा ठहरो, चाय आ गई है, इसे पीकर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो साहब बड़े शौकीन जीव थे, ऊंचे प्रकार की चाय पीते थे। मेरे शौक को भी जानते थे।
हमारे पूरे 20 मिनट चाय पीने में बीत गए। फिर तो हम जरा जोश में आए और बात आगे चली। मैंने कहा, जी, अपने रिवाज के अनुसार मैंने पहले लड़कों के सामने विशेषणों की चिट्ठियां रखी। वे चिट्ठियां पढ़ने लगे। इतने में एक ने पूछा, जी, ये विशेषण क्या चीज हैं? मैंने कहा, देखो न, ये सब विशेषण ही तो हैं, बस विशेषण। वे मन ही मन मेरी बात का कुछ मतलब समझ रहे थे। बाद में फिर खेल शुरू हुए। वे विशेषण, संज्ञा और क्रियापद की चिट्ठियां पढ़ने और अलग करने में जुट गए। इसके बाद मैंने उन्हें एक नया खेल सुझाया। देखो भाइयों, मैं जो मंगाऊं सो तुम लाओ। मैंने कहा, पेंसिल लाओ। एक लड़का पेंसिल लाया। लाल पेंसिल लाओ। वह लाल पेंसिल लाया। पीली पेंसिल लाओ। पीली लाया। पेंसिल रखो जाओ। लड़के ने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, लाल। फिर कहा, पीली लाओ। भूरी लाओ। गुलाबी लाओ। लंबी लाओ। छोटी लाओ। और वे वैसी पेंसिलें लाते गए। मैंने नया पाठ शुरू किया। कोई एक पेंसिल उठाओ। एक पेंसिल उठाई गई। अब वह हरी पेंसिल उठाओ। हरी उठाई। अब वह पीली उठाओ। पीली उठाई। अब लंबी उठाओ। लंबी उठाई। मैंने पूछा, तुमने खास कौन सी पेंसिल उठाई है? यह हरी पेंसिल उठाई है। खास कौन सी ली है? पीली ली है। खास कौन सी ली है? लंबी ली है। मैंने तख्ते पर लिखा, ये खास शब्द हैं। ये विशेषण हैं जो किसी खास चीज के सूचक हैं, उस चीज की विशेषता और अधिकता को बताते हैं। विद्यार्थियों ने पढ़ा और पढ़कर सोचा। मैंने नामों की और विशेषणों की पेटियां निकालकर उन्हें एक खेल और बताया। संज्ञा का विशेषण ढूंढो और विशेषण की संज्ञा ढूंढो। एक लड़के ने लाल शब्द लिया और नाम की पेटी में से घोड़ा शब्द निकाला और लाल घोड़ा जोड़कर रखा। विशेषण और नाम की ढेरियों में से इस प्रकार शब्दों के जोड़े बनने लगे। मैं उनके काम को देखने और कक्षा में घूमने लगा। मैंने देखा कि उनका कोई कोई जोड़ा गलत भी हो जाता था। फिर तो मैंने अपनी भिन्न भिन्न रीतियों से विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर देखा। वे विशेषण का अर्थ मन में समझ चुके थे, इसलिए तत्काल सही सी संज्ञा और विशेषण ढूंढ निकालते थे। साहब ने कहा, भाई, तुमने तो अनेक नए खेल खड़े कर दिए हैं। नामों, विशेषणों और क्रियापदों का छात्रों को सुंदर रीति से परिचय भी करा दिया है। अच्छा, तो अब उन्हें इनकी परिभाषा भी सिखाओगे या नहीं? मैंने कहा, जी, परिभाषा तो सिखा ही चुका हूं न। रही व्याकरण में दी गई परिभाषाएं, सो वे तो मैं इन्हें नहीं सिखाऊंगा। आपको परीक्षा में उन्हें पूछना भी न चाहिए। हाँ, आप पदच्छेद पूछ सकते हैं। साहब कहा, मैं इस विषय की परीक्षा ही न लूंगा। मुझे तो तुम्हारी यह रीति अपनी पाठशाला भर में चलानी है। बेचारे लड़के व्याकरण रटरट कर मरे जाते हैं। मैंने कहा, जो व्याकरण सीखते सीखते तो मेरी नाको दम आ गया था और पिटाई भी खूब होती थी। जब हमसे व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर देते न बनता तो हमारे शिक्षक हमें बुरी तरह पीटा करते थे। साहब बोले, आजकल भी तो लोग इसी तरह पीटते हैं। मैंने कहा, जी, आप इस प्रथा को बंद क्यों नहीं करवा देते? साहब बोले, भाई, यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है। वैसे कुछ हद तक है भी सही, पर अभी मेरा मत। हाँ, लेकिन हम अच्छी तरह पढ़ाए तो यह मारना पीटना अपने आप ही बंद हो जाए। तुम ही देखो, व्याकरण सिखाते हुए तुम्हें किस किस को सजा देनी पड़ी। अच्छा, तो अब यह बताओ कि सर्वनामों का तुमने क्या किया? मैंने कहा, जी, और करना हो क्या था। छात्रों को एक छोटा सा खेल सिखा